जय हिंद। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि आखिर बीपी हाई कैसे हो जाता है, लो कैसे हो जाता है, बीपी लो हो जाए तो क्या करें, बीपी हाई हो जाए तो क्या करें। तो इस सभी के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जय हिंद। अब इसमें देखिए, परिसंचरण तंत्र मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का परिवहन। क्या होता है? परिवहन। जिसमें मुख्य रूप से क्या आता है? बंद परिसंचरण तंत्र, जिसमें ब्लड एक क्या बहे, एक नाड़ी में बहे, यानी एक पाइप में बहे। उस नस का नाम बताए थे धमनी और सीरा। कोई दिक्कत है? एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई पाइप वगैरह नहीं पाया जाएगा। अच्छा, जो पाइप में बहेगा वो एक प्रेशर के साथ बहेगा, जिसका प्रेशर 120/80 होता है और आने जाने का एक फिक्स प्रेशर होता है। तो घर्षण के कारण शरीर का टेम्परेचर हमेशा कैसा रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और वहीं आदमी मर जाता है तो उसका ब्लड क्या हो जाता है? रुक जाता है। रुक जाता है तो घर्षण क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो मरा हुआ शरीर का जो लाश होता है, लाश कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। चींटी उंटी को देखिएगा, जब लाश वगैरह जब मरता है तो वहाँ पे चींटी लग जाती है, कीड़ा मकोड़ा लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसका मृत्यु क्या हो चुका है और इसका अभी शरीर कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है। तो जब शरीर ठंडा लगता है तो चींटी वगैरह को पता चल जाता है कि मनुष्य क्या हो चुका है? मर चुका है। और मर जाता है तो चारों तरफ से चींटी झुक कर क्या होने लगती है? खाने लगती है उसको। अब वहीं जब तक जीवित है तब तक अगर चिमटी गई तो वो गर्म रहे चाहे ठंडा रहे, मारेगा छपाक से खत्म। समझ आया? फिर चिमटी जब ठंडा पड़ जाएगी जो आदमी ठंडा तब किसको ठंडा कर देगा? चिमटी को ठंडा कर देगा। कोई दिक्कत है? तो ये क्या होता है? एक टेम्परेचर के फिक्स टेम्परेचर पर क्या होता है? बहता है। और वहीं आप बताइए, जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसमें क्या पाइप होगा? पाइप नहीं होता, क्या प्रेशर होगा? प्रेशर नहीं होगा तो क्या बताइए, क्या उनके अंदर उनका ब्लड कैसा होगा? गाढ़ा होगा। अगर एक के दर अगर एक बार खोदा जाएगा तो पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा। अगर पतला होगा तो, गाढ़ा रहेगा तो क्या होगा? बच जाएगा, नहीं निकलेगा। कोई दिक्कत है? बंद परिसंचरण तंत्र एक मिक्स होता है जो दोनों में, उसमें नस भी पाया जाएगा और कुछ जगह नस नहीं पाया जाएगा, जैसे मछली हो गया, कछुआ हो गया। कोई दिक्कत है? अब देखिए, जो ब्लड बह रहा है हम अपने में देखते हैं, जो ब्लड बह रहा है या तो धमनी में बहेगा या तो सीरा में बहेगा। तो धमनी में जो ब्लड बहता है ये सब नस का नाम है। किसका नाम है? नस का। तो धमनी में हमेशा शुद्ध ब्लड बहेगा, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड बहेगा। और शुद्ध ब्लड बहेगा कौन सी, कैसा ब्लड? शुद्ध ब्लड। इसका कलर कैसा होगा? रेड होगा, लाल कलर का रहेगा। और क्या रहेगा? ये हार्ट से किसके तरफ जाता है? बॉडी की तरफ जाता है। कितना का प्रेशर से? 120 के प्रेशर से। इसमें वाल्व नहीं पाया जाएगा। और ये कहाँ रहेगा? गहराई में रहेगा। शरीर का कहाँ रहेगा? गहराई में रहेगा। ये सब आपको पिछला क्लास में बता चुके हैं, केवल रिवीजन हो रहा है। यहाँ देखिए, सीरा क्या हो गया? सीरा। सीरा को कहा जाता है वेन। क्या कहा जाता है? वेन। ये ग्रीन कलर का होता है, इसमें अशुद्ध ब्लड बहता है और बॉडी से कहाँ की तरफ गया रहता है? हार्ट की तरफ गया रहता है। इसका प्रेशर 80 रहता है। इसमें वाल्व पाया जाता है क्योंकि इसका प्रेशर कैसा होता है? कम होता है। और ये बाहरी सतह पे पाया जाता है। इसीलिए आप इंजेक्शन वगैरह दिखेगा, लिखेगा IV, यानी कि इंजेक्ट वेन, मतलब IV में देना है, ना कि एथी में ले जाकर लगा दे धमनी में। 120 का प्रेशर है। समझ में आया? तो इसको किस में देता है? सीरा में। कहाँ देगा? सीरा में। देखिए, सुई जो लगाया जाता है डॉक्टर के द्वारा, जो सुई लगाया जाता है, 2 सुई होता है। एक होता है IM और एक होता है IV। देखिए, IV को किस में लगा दिया जाएगा? नस में। अरे इंजेक्ट वेन नस में लगा दिया जाएगा। और IM को किस में लगाया जाता है? मांस में। अब कहिएगा सर जी, मांस वाला को नस में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? नस वाला को मांस में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई को होता है कि ना, उसको नसे में लगाना है। समझ में आया? अब देखिए, इसका मुख्य रूप से क्यों इसको कहा जाता है कि किस में लगाइए? मांस में लगाइए, चाहे नस में लगाइए। कोरोना का सुई आप लिए हुए तो देखिएगा, आपको किस में लगा देता है? मांस में लगा देता है। डायरेक्ट ब्लड में नहीं लगाता है, क्योंकि इससे आपके साथ क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। अगर नस वाला सुई है उसको मांस में दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मांस वाला को अगर नस में दे दिए तो उससे आपके साथ थोड़ा बहुत क्या हो सकता है? खतरा का चांसेस बढ़ सकता है। कैसे? जो चीज़ को डायरेक्ट हम लोग के ऊपर तुरंत अप्लाई करना है उसको कहाँ दे दिया जाता है? नस में दे दिया जाता है। जैसे नस तो तुरंत ब्लड के संपर्क में लाएगा। अब ब्लड के संपर्क में आ जाएगा तो तुरंत हमारे शरीर पे वो चीज़ क्या करने लगेगा? असर करने लगेगा। तो जो चीज़ आपके शरीर पे तुरंत असर कराना है उसको कहाँ दे दिया जाता है? नस में दे दिया जाता है। क्योंकि नस तुरंत किस में आ जाएगा? ब्लड के संपर्क में आके आपके शरीर के ऊपर तुरंत असर करेगा। इसीलिए जब नस में सुई देते हैं तो तुरंत उल्टी जैसा मियाज होने लगता है, क्योंकि वो तुरंत असर करना शुरू कर देता है। समझ में आया? लेकिन एक ऐसा भी कोई दवाई होता है जिसको क्या करना है? थोड़ा देर बाद उसको देना है, मतलब उसका असर थोड़ा देर बाद हो, तुरंत ना हो। तो उसको कहाँ लगा दिया जाएगा? मांस में लगा दिया जाएगा। जब मांस में लगा दिए तो दवाई जाकर मांस में चुपचाप पड़ा लगेगा। बाद में मांस को चीरता फाड़ता है, हम आ रहे हो, हम वो दवाई हैं। और उसके बाद से किस में मिलेगा? शरीर में मिलेगा। इसका मतलब उसका असर थोड़ा देर क्या होगा? बाद होगा। समझ में आया? तब तक शरीर का अगल बगल का जो कोशिका है वो भाप गया रहता है, वो बढ़िया आदमी है कि खराब आदमी है। अगर मांस में दिए हैं तो अगल बगल का कोशिका सतर्क हो जाता है। अब बताइए, डायरेक्ट ब्लड में दे दिए तो क्या सतर्क रहेगा? आप दरवाजा बंद करके सोइए, अब तब क्या हो, कोई दरवाजा पे कोई दुश्मन आ रहा है तो आप सतर्क हो जाइएगा कि नहीं हो जाइएगा? क्योंकि दरवाजा आके पहले पीटेगा तब ना अंदर में घुसेगा। और दरवाजा खोल के तब सुनते हैं, आएगा डायरेक्ट मार के चल जाएगा। आपको सतर्क होने का मौका देगा? नहीं देगा। तो अगर डायरेक्ट नस में लगा दे रहे हैं तो आपको सतर्क होने का मौका नहीं मिलता है, तुरंत आपके ऊपर क्या कर जाएगा? असर कर जाएगा। अब वहीं अगर आप मांस में दे रहे हैं तो पूरा मांस में पहले जाके गोटा रहेगा, फिर चीरता फाड़ता हुआ मांस को जाता है। इसलिए मांस में जब दर्द दिया जाता है तो दर्द होता है।
मांस में जब सुई दिया जाता है तो क्या होता है, दर्द होता है, क्योंकि दवा पूरा मांस को चीरता फाड़ता हुआ जाकर किसमें बनता है, ब्लड में मिलता है। तो उसको ब्लड में मिलने में क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। तो उसका असर थोड़ा देर क्या होता है, बाद में होता है। कोई दिक्कत है? कोरोना वायरस को मांस में कहाँ दिया गया था, कहाँ नहीं नस में दिया गया। नस में देते लोग तो हम लोग का ब्लड को सफा, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या होता है, तैयारी करने का मौका नहीं मिलता, तुरंत ब्लड में मिल जाता और तुरंत हमारे ऊपर क्या कर देता, हानि कर देता। और मांस में दे दिया लोग तो अगल बगल का कोशिका सतर्क हो गई, फिर ब्लड को सतर्क कर दिया, देखना कोई आया है, कोई आया है, कोरोना है, कोरोना है, अलग अलग पूरा शरीर में हल्ला फैल गया, कोरोना कोरोना कोरोना। ब्लड में मिलने से पहले उसको घेर घेर के मार दिया, मार। अब वहीं लड़ाई के दौरान हम लोग के शरीर में क्या लग जाता था, बुखार लग जाता था। तो कोरोना का वैक्सीन के समय हम लोग को बुखार क्यों लगता था, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो किससे लड़ाई कर रहा होता था, कोरोना वायरस से। और डायरेक्ट ब्लड में चढ़ा देता तब तो क्या हमारे ब्लड को सतर्क होने का मौका मिलता, नहीं, डायरेक्ट हमारे ऊपर वहीं अटैक कर देता। कितना हम कमजोर कर दिए हैं, तो आखिर वो वायरस न है, समझ में आया। अगर कोरोना को ही कमजोर करके क्या बनाया गया है, वैक्सीन बनाया गया है, और उससे हमारे शरीर को क्या किया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, ताकि वो क्या करने, लड़ने का ढंग सीख जाए। आपको बताया है, शरीर अगर एक बार किसी भी बैक्टीरिया वायरस से लड़ जाता है तो उसका कॉपी में लिख कर क्या कर लेता है, रख लेता है, जिसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं, ताकि बाद में कब वो आए तो क्या कर दे, उसको उनसे लड़ के लड़ाई करके क्या कर दे, मार दे। अभी आप लोग वैक्सीन क्या कर लिए हैं, ले लिए हैं, कोरोना का वैक्सीन सबको ले लिया है ना। तो अभी आप लोग वैक्सीन ले लिए हैं तो आपका शरीर क्या हुआ, लड़ने का ढंग सीख गया है। अगर बाई चांस बाद में कब वो आ रहा है तो इससे तो हम 1 साल पहले ही लड़े थे, मार मारी कोरोना है, कोरोना पकड़ 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 के बढ़िया से मार देगा। तो बुखार नहीं लगा है मतलब आपका शरीर का इम्यून सिस्टम पहले से बहुत ज़्यादा क्या था, मजबूत था, उसको ऐसा नॉर्मली ले लिया है कोरोना। तुमने जैसे कोरोना को कितना भागे जैसे समझ में आया। किसी किसी का शरीर क्या होता है, थोड़ा सा सुकुवार होता है, सुकुवार समझते हैं ना, एकदम फूल जैसा बच्चा खनिया पोसाया है, बाबू बाबू को उसको पोसा गया है। अब उसके शरीर में कोरोना जाएगा तो एकदम सीरियस ले लेगा, कोरोना आ गया, ओ माय गॉड, कोरोना कोरोना, मार मार मार। अब उसके लिए शरीर को टेम्परेचर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, अंदर पूरा दर्द बेचैनी, पूरा एकदम बढ़िया से पैरासीटामोल लेकर खाते रहिए, गमाई रहिए, तो उसको क्या लग जाएगा, बुखार लग जाएगा। हाँ, तो तुम्हारा शरीर क्या है, सुकुवार, तुम्हारा इम्यून सिस्टम क्या है, थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन हाँ, तो तुम लोग का इम्यून सिस्टम क्या है, बढ़िया है, तुम लोग का हाँ, तुम लोग का इम्यून सिस्टम बढ़िया था, तुम लोग का इम्यून सिस्टम क्या है, मजबूत है, उसको कोई मतलब नहीं पड़ता है, तुमने जैसे कोरोना भागे जैसे। हाँ, तो ना, ऐसा कोई बात नहीं है। इम्यून सिस्टम अगर आपका मजबूत है तो आपको, जैसे आप एक बात बताइए, सुनिए बता रहे हैं, आपके सामने छोटा सा एक बच्चा आ रहा है लड़ाई करने के लिए, 2 साल का बच्चा है, लड़ाई करने के लिए आ रहा है, तो आप क्या कहिएगा, बाग तोरा जैसन को हम खिला लेते हैं, गोदी में पकड़ के बाबू बाबू खिलाते हैं, बाकी जैसे समझ में आया। अब बताइए, अगर आप मजबूत हैं, अभी आप बड़े हैं, आपके सामने 2 साल का बच्चा आ रहा है लड़ाई करने के लिए, आप क्या कहिएगा, यही ना, तुम्हारे जैसे बबुआ को तो हम खिलाते हैं गोदी में, बाकी जैसे समझ में आया, तो खिला उला के भगा दीजिएगा। तो इसी प्रकार अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है और वहाँ पे कोरोना आता है तो इम्यून सिस्टम आपका बहुत मजबूत है, कहेगा तुमने जैसे कोरोना को हम गोदी में खिलाते हैं, आओ इधर बबुआ बबुआ कह के मार देगा, बाकी जैसे, समझ में आया। अब वहीं अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, अब आप 2 साल के हैं, ठीक है, आप 2 साल के बच्चा के साथ लड़ियो रहे हैं, तो दोनों का बराबर का टक्कर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर है, ऊपर से कोरोना से लड़ रहे हैं, तो बताइए दोनों में युद्ध होगा कि नहीं होगा, मुँह हाथ फूटबे करेगा, मुँह हाथ फूटेगा तो आपका शरीर गर्म होकबे करेगा, बुखार अबे करेगा। ये क्रिया हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, चलते रहती है। अभी आपको ब्लड जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो ब्लड में आपको बताएंगे कि कौन सा एंजाइम, कौन सा एंटीबॉडी जाकर लड़ता है। यहाँ देखिए, तो ये हो गया क्या, इंजेक्शन कहाँ पे दिया जाता है, नस में। तो नस का कौन सा वाला नस, धमनी की सीरा को वेन कहा जाता है, IV लिखा रहता है। कोई दिक्कत है? उल्टी क्यों होने लगता है, क्योंकि अचानक से क्या हो जाता है, कोई भी चीज़ ब्लड में जाता है तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगा कुछ उल्टा सीधा खा लिया इसलिए ब्लड में मिक्स हो रहा है, क्योंकि हम लोग खाते हैं तो खाना पचकर कहाँ जाता है, ब्लड में। तो ब्लड किसको, दिमाग किसको आदेश दे देगा, पेट को, कि कुछ उल्टा सीधा खाया है, जल्दी से इसको बकोड़ दो। बकोड़ना में समझते हैं ना, अरे उल्टी कर दो, ताकि जो भी उल्टा पुल्टा खाया है क्या हो जाए, निकल जाए। लेकिन अगर 10-15 मिनट आप बर्दाश्त कर लेते हैं, इधर उधर जाकर थोड़ा सा बेना वना डोरा लेते हैं, तो दिमाग समझ जाता है, लगता है बाहर से कुछ ले लिया है ये खाया पिया कुछ नहीं है, समझ में आया। उसके बाद से आपको हार्ट के बारे में बता दिए थे, ये आखिर नस। और देखिए हार्ट से क्या निकला रहता है, पहले ऑक्सीजन वाला ब्लड को हम निकालते हैं, किसके माध्यम से, महाधमनी से धमनी से छोटी धमनी से केशिका में ऑक्सीजन और CO2 वाला दोनों पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोशिका को ब्लड क्या कर लेगा, कोशिका ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ठूस देगा, और इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, 80। अब आ जाएगा छोटी सीरा, महासीरा और हृदय। कोई दिक्कत है? अब देखिए, ऊपर वाले को आलिंद और नीचे वाले को निलय। हार्ट का जो 4 चेम्बर होता है, तो हम पहले उसको 2 भाग में बांटते हैं, ऊपर वाले को आलिंद और नीचे वाले को निलय। मछली के हृदय का 2 चेम्बर होता है, मछली के हृदय का कितना चेम्बर, 2 चेम्बर। और कॉकरोच के हृदय का 13 चेम्बर उसके अंदर कितना, एक तो उसके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र है, उसके अंदर ब्लड क्या करना है, फ्लो करने का जरूरत नहीं है। और उसका हार्ट में कितना चेम्बर है, 13 चेम्बर। समझ में आया। केचुआ के पास 8 हृदय, चेम्बर नहीं, 8 हृदय, 4 केचुआ का, 4 केचुइन का, क्योंकि उसमें केचुआ और केचुइन दोनों एक ही में रहते हैं। और जिसका शरीर एक ही में रहता है उसे हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंगी। यानी कि जिसका मेल और फीमेल अलग अलग नहीं है, एक ही में है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उभयलिंगी।
कोई दिक्कत है? जैसे हम लोग में देखिएगा शिव और पार्वती एक साथ एक ही बेर आ गए थे लोग, एक राक्षस को मारने के लिए शिव और पार्वती एक साथ आ गए थे लोग, तो वो कैसे होंगे लोग? उभय लिंगी, यानी कि उसमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ आ गए हैं लोग, उसे क्या कहेंगे? उभय लिंगी। कोई दिक्कत है? तो केचुआ में मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं? एक साथ होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उभय लिंगी, यानी कि उसका मेल और फीमेल केचुआ और केचुइन दोनों एक ही में है। और उसमें कितना हृदय है? 8 हृदय, 8 हृदय रहता है, मतलब 4 गो केचुआ का और 4 गो केचुइन का। समझ में आया? उसमें चेम्बर जितना हो, समझ में आया? तो बताइए केचुआ केचुइन दोनों एक ही में है। अब वहीं से गाना निकाल दिया, हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद कर। केचुआ बना रहा है तुमको, भरमा रहा है जिए मरेंगे साथ। अब क्या बना रहा है? केचुआ। कहाँ से केचुआ केचुइन जिएगा एक साथ, मरेगा एक साथ। समझ में आया? यहाँ आप देखिएगा तो कॉकरोच के हृदय का कितना चेम्बर? 13 गो चेम्बर। समझ में आया? 13 चेम्बर होता है। हम लोगों का 8 गो, मछली का 2 गो, अरे हम लोग का 4 गो, मछली का 2 गो। तो हम लोग का पहले मछली में केवल ऊपर वाले को आलिंद और नीचे वाले को नील है, बस खत्म कहानी उसका, दूसरा कोई उसमें होता ही नहीं है। लेकिन हम लोगों में ऊपर वाले को आलिंद और नीचे वाले को नील है। उसके बाद सब इसको 2-2 भाग में बांटेंगे। समझ में आया? तो पहले आलिंद को देख लेते हैं। आलिंद का काम है ब्लड को रिसीव करना 80 के प्रेशर से। कितना के प्रेशर से? 80 के प्रेशर से। ये धड़कता नहीं है, अगर ये धड़कता तो ब्लड को पंप नहीं कर देता, नहीं, लेकिन ये खाली ब्लड को क्या करता है? रिसीव करता है। और जबकि नीला का काम क्या होता है? नीले ब्लड को क्या करना है? पंप करना है 120 के प्रेशर से। कितना के प्रेशर से? 120 के प्रेशर से। कोई दिक्कत है? धड़कने का काम किसका है? ऊपर वाले का, नीचे वाले का? नीचे वाले का, यानी कि नीले का। किसका? नीले का। तो जो दिल धड़कता है वो कौन धड़कता है? नीले धड़कता है। समझ में आया? अब यहाँ देखिए, अब इसको हम लोग 2-2 भाग में बांटते हैं। अलिंद और नीले को भागेंगे तो एक हो जाएगा कौन सा? लेफ्ट, और एक वाला राइट। तो ये वाला हमारा राइट हैंड, तो ये वाला क्या हो जाएगा? राइट, और ये वाला लेफ्ट। कोई दिक्कत है? अब देखिए जब ब्लड कहाँ आएगा? जब ब्लड यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हार्ट का खूब बढ़िया फिगर हम बनाए हुए हैं, ठीक है? तो जब ब्लड महाशिरा के माध्यम से किस में आएगा? CO2 में। CO2 वाला ब्लड किस में आएगा? दहिना आलिंद। किस में? दहिना आलिंद। तो यहाँ से खुलेगा ट्राइकोस्फिक वाल्व। कौन सा वाल्व? ट्राइकोस्फिक वाल्व। और चल जाएगा ब्लड किस में? दहिना नीलय। और दहिना नीलय फुसफुस धमनी के माध्यम से कहाँ पहुँचा देगा? फेफड़ा के पास। फेफड़ा शुद्ध करके फुसफुस शिरा के माध्यम से कहाँ पहुँचा देगा? बावा अलिंद। किसमें? बावा अलिंद। और फिर यहाँ से खुलेगा बाइकोस्फिक वाल्व। कहाँ चल जाएगा? बावा नीलय। और बावा नीलय 120 के प्रेशर से पूरे शरीर में। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, इसमें पाया जाता है 3 गो नस कोरोनरी साइनस। अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो क्या जाता है? हार्ट अटैक आ जाता है। ज़्यादा टेंशन लेने से भी बीपी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है? हार्ट अटैक आ जाता है। समझ में आया? जब बीपी बढ़ जाता है तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ब्लड का फ्लो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो अगर किसी का बीपी बढ़ गया है और एकदम सीरियस कंडीशन में चल गया है, तो आप लोग वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे गोड़ पर, यहाँ गोड़ के अंगूठा पे आप चीरा मार दीजिएगा, पत्ती लेकर काट दीजिएगा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे देखिए बीपी क्या हो गया है? बढ़ गया है। और बीपी बढ़ गया मतलब ब्लड बहुत प्रेशर के साथ बह रहा है। आप कहीं पर भी एगो चीरा मार दीजिए तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे अगर मोटर के पानी से पाइप जा रहा है और यहाँ पे आप अंगुली से क्या कर लिए हैं? दाब दिए हैं। दाब दिए तो उसका प्रेशर अंदर क्या हो गया? बढ़ गया। अब उधर से कोनो जाकर कोनो पाइप चीरा मार ले तो यहाँ से आपका प्रेशर घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? घट जाएगा। तो सेम यही, अगर किसी को बीपी एकदम हाई हो गया, एकदम मुँह पड़े, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी कंट्रोल के बाहर है, तो आप कहीं पर भी क्या कर लीजिए? चीरा मार दीजिए। उसके अंगूठा पे विशेष करके ध्यान दीजिएगा, उसके पैर के अंगूठा को चीरा मार दीजिए, क्योंकि उसका प्रेशर तुरंत उसके शरीर का क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। क्योंकि ब्लड का प्रेशर शरीर में, जब पाइप में लीक हो जाएगा तो प्रेशर बनेगा नहीं। तो ब्लड क्या हो रहा है? एक पाइप में बह रहा है, आप पाइप में लीक कर दिए तो क्या बताइए प्रेशर बढ़िया से बन पाएगा? नहीं। तो उससे बीपी को क्या किया जाता है? कंट्रोल कर लिया जाता है। इससे मतलब जैसे ये हो गया घर का, तुरंत मतलब अगर आपका दिमाग नहीं कुछ काम करे तो तुरंत चीरा मार दिए, लेकिन उसको सबसे पहले हॉस्पिटल में लेकर भागिए। ऐसा नहीं कि घर ही पे इलाज करना शुरू कर दिया, हाँ सर बता दिए हैं चलो इलाज करते हैं घर ही पे, मर जाएगा। खुद डॉक्टर मत बनिएगा। उसको सबसे पहले लेकर कहाँ भागिए? हॉस्पिटल भागिए। और हॉस्पिटल भागने के दौरान देखिए अगर सीरियस कंडीशन है तो तुरंत क्या मार दीजिए? चीरा मार दीजिए। आप अपने से कुछ चीरा मार दीजिए, बाद में वहाँ जाकर टेटनस का सुई लग जाएगा, क्योंकि चीरा मारा जाता है तो टेटनस का सुई लगवा लिया जाता है। समझ में आया? अब हम बीपी के बारे में यहाँ पे बताते हैं। किसके बारे में? बीपी के बारे में। बीपी का मतलब होता है, देखिए एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डिस्टोलिक। क्या? सिस्टोलिक का मतलब होता है सिकुड़न। क्या होता है? सिकुड़न। और डिस्टोलिक का मतलब होता है फैलाव। क्या? फैलाव। अच्छा एक बात बताइए, सिस्टोलिक यानी सिकुड़ रहा है, तो सिकुड़ रहा है तो हार्ट से ब्लड बाहर जाएगा कि अंदर आएगा? अरे एगो बोतल ले लीजिए, बोतल लाइए तो। जैसे ये बोतल हो गया, क्या हो गया? बोतल। बार बार इसी बोतल का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है? इस बोतल में हम पानी भर लिए, अब बोतल को हम सिकुड़ा रहे हैं, बताइए पानी बाहर जाएगा कि अंदर आएगा? बाहर ही जाएगा। समझ में आया? अच्छा एक बात बताइए, जब इसको सिकुड़ाएंगे तो एक प्रेशर के साथ पानी बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो बताइए अगर हार्ट क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है, मतलब ब्लड कहाँ जा रहा है? पूरे बॉडी की तरफ जा रहा है। हार्ट से निकल के कहाँ जा रहा है? बॉडी की तरफ जा रहा है। और जाएगा तो कितना का प्रेशर से जाएगा? 120। कितना के प्रेशर से? 120 के प्रेशर से जाएगा।
तो इसको क्या कहा जाता है? सिकुड़न। क्या कहा जाता है? सिकुड़न। इसी को कहा जाता है सिस्टोलिक। क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब होता है क्या करना? सिकुड़ जाना। और जब सिकुड़ेगा तो ब्लड कहाँ चल जाएगा? पूरा शरीर के बाहर, यानी कि पंप करेगा कितना का प्रेशर से? 120 का प्रेशर। अच्छा, और जब आएगा जैसे सिकुड़ा तो चला गया, लेकिन जब इसमें भरेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। तो इसे हम लोग कहेंगे डिस्टोलिक। क्या कहेंगे? डिस्टोलिक। यानी जो बोतल पहले पचक गया था वो क्या हो गया? फैल गया। क्या हो गया? फैल गया। तो उसे क्या कहेंगे? डिस्टोलिक। क्या कहेंगे? डिस्टोलिक। तो इसका प्रेशर कितना होगा? 80। कितना होगा? 80। इसी को कहते हैं ब्लड का प्रेशर, बीपी, जिसको सिस्टोलिक बट्टा डिस्टोलिक में क्या किया जाता है? नापा जाता है। सिस्टोलिक बट्टा डिस्टोलिक, यानी कि सिकुड़न बट्टा फैलाव, यानी कि ब्लड का पंप कितना का प्रेशर से किया और ब्लड का रिसीव कितना का प्रेशर से किया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीपी। क्या कहते हैं? बीपी, ब्लड का प्रेशर, बीपी। समझ में आया? जिसका बीपी ज्यादा रहता है, जिसका बीपी क्या होता है? हाई रहता है, मतलब नॉर्मल में थोड़ा सा हाई, जैसे 120/80 है, आपका हो गया 90/130। कोई दिक्कत नहीं है, आपका शरीर में हमेशा क्या रहेगा? एनर्जी बरकरार रहेगा, हमेशा कूद फान करते रहिएगा। छोटका जो बच्चा होता है 15 से लेकर अगर आप 40 साल के एज में आते हैं, 15 से 35, 40 तो अब बुढ़ौती में चल जाता है 15 से लेकर अगर आप 35 तक के एज में आते हैं तो आपका बीपी अगर कितना है? 130 और 90 है तो आपको नॉर्मल माना जाएगा, क्योंकि उस समय आपके शरीर में क्या रहना चाहिए? फुर्ती रहना चाहिए। अरे भाई, आप यंग हैं, युवा है, आपके शरीर में फुर्ती है नहीं, आप पढ़ने बैठे तो लोग मुरझा के गिर गए अगर शरीर में फुर्ती नहीं रहेगा तो यही होगा, आप पढ़ने बैठिएगा मुरझा जाइएगा। अभी आपको बताएंगे आरबीसी की कमी से सब होता है। समझ में आया? तो ये बीपी हाई रहना क्या होना? थोड़ा सा हाई होना, जैसे कि नॉर्मल, मतलब 1-2% अगर हाई है बीपी आपका तो बहुत मस्त है, एकदम बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके शरीर में हमेशा क्या रहेगा? ऊर्जा रहेगा, हमेशा एकदम चिकिर पिकिर करते रहिएगा, चक्कर पकड़, समझते हैं ना पढ़ाई लिखाई में मन लगता रहेगा, समझ में? कूद फान में मन लगता रहेगा। अब वहीं अगर किसी का बीपी लो हो जाएगा तो शरीर ढिमलाई रहेगा। समझ में आया? तो बीपी हाई कैसे होगा? शरीर के अंदर क्या हो जाएगा? आप ज़्यादा सोच दीजिएगा तो बीपी हाई हो जाएगा। समझ में आया? या फिर अपने पत्नी से जाकर बतिया ले रहे तो बीपी हाई हो जाएगा समझ में आया? देखिए, एक पुरुष का बीपी हाई कैसे होगा, लो कैसे होगा? अगर वो अपने पत्नी से जाकर बतिया रहा है तो पक्का है उसका बीपी क्या कर देगी? हाई कर देगी। ऐसा बात बतियाएगी, हमको पता है आप ऐसे हैं वैसे हैं करके क्या कर देगी? बीपी हाई कर देगी। अब बीपी लो करना होगा तो जाके अपने शादी से बतियाएगा, सुनती हो जी तुम्हारी बहनियाँ ऐसे कर रही थी, उसके बाद उसका बीपी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा समझ में आया? तो ये नेचुरल तरीका है। बीपी हाई करना है तो पत्नी से बतियाइए, बीपी लो करना है साली के पास फोन कीजिए, आपका बीपी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। कोई दिक्कत है? लेकिन ये मेडिकल वाला उपचार नहीं है बकलोल। अगर किसी का बीपी हाई लो हो रहा है तो उसको लेकर कहाँ जाइए? मेडिकल में जाइए। कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखिए, जब अगर बीपी हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे हाइपर टेंशन। क्या कहेंगे? हाइपर टेंशन। कौन सा टेंशन? हाइपर टेंशन। तब हाई कैसे होगा? नीचे वाला 100 हो जाए, ऊपर वाला 160 हो जाए, या फिर नीचे वाला 120 हो जाए, ऊपर वाला 200 हो जाए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? हाई कहेंगे। तो बीपी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। हाई कैसे होता है? जब ब्लड में क्या मिल जाता है? साल्ट। क्या हो जाता है? साल्ट, यानी कि नमकीन। जब ब्लड में एसिड मिल जाता है या फिर नमक मिल जाता है, तो ब्लड में जब एसिड या नमक की मात्रा बढ़ जाएगी तो बीपी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। इसलिए देखा जिसका बीपी हाई रहता है, डॉक्टर कहता है बबुआ नमकवा तो नहीं कम में खाओ नमक ज्यादा वो लोग नहीं खाते हैं। अब बाहर का नमक तो बिल्कुल भी छिड़क कर नहीं खाओ, पका हुआ नमक खाओ, कच्चा नमक छिड़क के कबो मत खाइएगा। जिसका बीपी हाई है उसको सलाद में कबो नमक छिड़क के मत दीजिएगा, कच्चा नमक तो देना ही नहीं है उनको। नमक को देना है तो कैसे देना है? नमक को पका दीजिए। जैसे सब्जी में नमक डालते हैं तो क्या होता है? पक जाता है। दाल में नमक क्या होता है? पक जाता है। और दाल में नमक फीका है तो ऊपर से अगर छीट के खा लिए तो बहुत तेज बीपी हाई करता है। समझ आया? तो नमक कैसा हो जाता है? जैसे ब्लड कैसा हो जाता है? साल्टी हो जाता है, यानी कि ब्लड में अगर नमक का मात्रा मिल जाएगा तो बीपी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो दिक्कत है। अब वहीं अगर ब्लड अगर एसिडिक कहीं नींबू उगार के पिया दिए, पता चला ब्लड कैसा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और जब बीपी हाई होता है तो लोगों को बहुत तेज गुस्सा आता है, गुस्सा बहुत तेज आता है, देखिएगा। और किसी को बहुत तेज गुस्सा आता है, इसका मतलब उसका बीपी हमेशा क्या रह रहा है? हाई रह रहा है। कोई दिक्कत? और इसमें क्या हो जाता है? देखिए, इसमें ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है या फिर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। आप कहिएगा सर जी बीपी हाई हुआ तो इसमें ब्रेन हेमरेज का खतरा कहाँ से बढ़ जाएगा? एक बात बताइए, ब्रेन में इतना पतला पतला नस गया रहता है, आपके केस के जितना पतला पतला नस कहाँ गया हुआ है? ब्रेन में। अब बीपी आपका एकदम हाई हो गया। अब बताइए, जिस नस को प्रेशर झेलने का रफ्तार है कितना? 120/80, और उसके ऊपर आप प्रेशर डालेंगे एक बार कितना? 180 का, तो वो क्या वो झेल पाएगा? और भी इतना मोटा प्रेशर पे, मोटा जो पाइप है, मोटा पाइप पे डालिएगा तो झेलियो लेगा, पतला पाइप पे क्या हो जाएगा? फट जाएगा। फट जाएगा नहीं तो फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। अब फूल जाएगा तो बताइए क्या अंदरवा जगह है कि फूल के आराम से रह जाएगा? एक को फूलेगा तो दूसरा को डिस्टर्ब करेगा, ये दो नस आपस में टकरा जाएगा, फूट जाएगा, तो उसी कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया। यानी कि ब्रेन के अंदर क्या फट गया? नस फट गया। तो जब ब्रेन के अंदर नस फट जाएगा तो ब्रेन का अंदर क्या हो जाएगा? इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा और आदमी का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। तो ब्रेन हेमरेज में 100% चांस होता है कि आदमी क्या हो जाए? मर जाएगा। 99.9%, 100% नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मेडिकल भी होता है भगवान नाम की भी कोई चीज़ होते हैं,
समझ में आया। तो यहाँ आप देखिए 99.9% चांस रहता है अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ तो आदमी क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर हो रहा है तो ब्रेन हेमरेज का खतरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कहिएगा सर हार्ट अटैक का खतरा कैसे बढ़ जाता है। अब बताइए, जिस हार्ट को क्या है, मतलब हार्ट को ये ट्रेनिंग दिया गया है कि तुमको 120 से रिसीव करना है और 80 से क्या करना है, भेजना है। अब वो हार्ट 120 के रिसीव कर रहा है और 180 से भेज रहा है। बताइए क्या उसको ट्रेनिंग दिया गया था। हाली करेगा तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करवे करेगा। पता चला वाल्व उल्टा खुल गया, हो सकता है हार्ट ही फट जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है। तो ये आपका बीपी हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीपी हाई के केस में होता है। आपको बता दिए बीपी हाई कैसे होता है। बाहर से नमक वमक क्या कीजिए, कम खिलाइए अगर किसी को बीपी की समस्या है तो, समझ में आया। और नहीं तो फिर बीपी हाई कराते रहिए कोई दिक्कत है। अब यहाँ आप देखिए बीपी लो कैसे होता है। बीपी लो इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या होता है, हाइपोटेंशन में जो ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। अब एक बात बताइए, अगर हम इसमें पानी पूरा फुल भर दिए हैं और तब बताइए तनिष्क की प्रेशर लगाएंगे तो पानी बाहर फेंक देगा कि नहीं फेंक देगा, फेंक देगा। और इसमें पानी कम हो जाए, पानी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो बताइए ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तब ना बाहर फेंकेगा। और फिर उसके बाद से उधर से आएगा तो कहीं फूलेगा बढ़िया से, इतना ही में यहाँ तक आ जाएगा, कहेगा कौन फूलने जाएगा। ऐसे भी हमारा शरीर कोढ़िया है, दिमाग तो और ही ज़्यादा कोढ़िया है, हमेशा सोचता है कि हम सुतले रहें, फूलो रे समझ आया। अब यहाँ देखिए, तो शरीर में जब ब्लड का कमी हो जाता है, शरीर में किसका कमी हो जाता है, ब्लड का, तो बीपी कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बात बताइए, टंकी में पूरा भर के पानी है तब नल खोलिएगा तो पूरा प्रेशर के साथ पानी आएगा। और टंकी में पानी कम है तो फुचुर करके गिरता है, देखिएगा फुच दे करेगा, फिर सू ऐसे आवाज करेगा, फिर फुच दे करके गिरेगा, ऐसे फुचफुचा के गिरता है। तो इसका मतलब टंकी में पानी कम है तो क्या प्रेशर बनेगा, नहीं। तो इसे कहते हैं लो प्रेशर। क्या कहते हैं, लो प्रेशर। और शरीर में जब प्रेशर बनेगा ही नहीं तो बताइए जब बीपीए लो हो गया है तो इसका मतलब ब्लड क्या हो रहा है, कम जा रहा है फेफड़ा के पास, और फेफड़ा के पास से ऑक्सीजन भी कम उठा रहा है, और ऑक्सीजन कम उठा रहा है तो शरीर के पास ऑक्सीजन कैसा पहुंचेगा, कम में पहुंचेगा, तो ऊर्जा भी कम में बनेगा। और जब ऊर्जा कम बनेगा तो आपका शरीर कैसा लगेगा, भाराइल नहीं लगेगा। अब वहीं अगर आपका बीपी थोड़ा सा हाई 1-2% आपको बोले यंग अवस्था में 1-2% बीपी हाई रहना सही है, उस तरह से आपका फेफड़ा के पास ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन लेकर ब्लड क्या होगा, ज़्यादा जाएगा, और कोशिका के पास ऊर्जा भी क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। जब ऊर्जा ज़्यादा बनेगा तो आप क्या कीजिएगा, बढ़िया से वर्क कीजिएगा, उसके जैसा ढिमलाल नहीं रहिएगा। अब बताइए बीपी लो है कितना वैसे, अगर शरीर में क्या कम हो जाएगा, ब्लड, तो ब्लड कम हो जाएगा तो क्या ब्लड बढ़िया से फ्लो कर पाएगा, नहीं। तो बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लो हो जाएगा तो ऑक्सीजन का परिवहन भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ऊर्जा भी कैसा बनेगा, लो बनेगा, तो शरीर भारी लगेगा। तो ब्लड के कमी से बोला जाएगा एनीमिया किसके वजह से हो जाता है, जब खून का कमी होता है तो क्या होता है, एनीमिया। और खून में भी आरबीसी का कमी या फिर लोहा का कमी से कहता है, लोहा का कमी से क्या होता है, तो एनीमिया हो जाता है। अभी ब्लड चैप्टर में आ रहे हैं, इसमें बीपी में कोई दिक्कत है नहीं। अभी देखिए जैसे जब बीपी बढ़ा था तो नमकीन हो गया था, ब्लड कैसा हो गया था, साल्ट हो गया था, साल्टी यानी नमकीन हो गया था या फिर एसिडिक हो गया था। लेकिन जब बीपी घट जाता है तो ब्लड कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। कोई दिक्कत है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। नॉर्मल ब्लड का जो रेंज होता है कितना होता है, 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अगर उससे 7 उदासीन हो गया और 7.4 है, मतलब थोड़ा बहुत क्या होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। लेकिन अगर वो अम्लीय हो जाएगा तो क्या होने लगेगा, बीपी हाई होने लगेगा, और ज्यादा क्षारीय होने लगेगा तो क्या होने लगेगा, लो होने लगेगा। क्या होने लगेगा, लो होने लगेगा। कोई हार्ट के धड़कन को मापा जाता है स्टेथोस्कोप से, समझ में आया। ये जो ऐसी रक्तचाप वाला मशीन आता है जिसमें देखिएगा इसमें लगा के और उसको इस तरह से दाबा जाता है। अब तो मशीन आ गया, चला दे रहा है तो बीपी आपका नाप दे रहा है। पहले इसमें खूब बढ़िया इसको आपको पहना के और उसके बाद इधर से मशीन से क्या किया जाता था, दाबा जाता था, और दाबा जाता था इधर क्या बता था, हवा। और जब हवा भरेगा तो अंदर के प्रेशर को क्या करता था, मेजर करता था, और मेजर करके दिखाता था कौन कौन कितना कितना है, उसमें डॉक्टर देखता था। अब तो मशीन वाला आ गया, आप भी देख के बता सकते हैं 120/80 है, चलो हम भी देख लीजिए समझ में आया। अब मशीन आ गया तो आप भी बता सकते हैं, अब डिजिटल आ गया है। कोई दिक्कत, हम लोग के अंदर जो है बीपी बढ़ाने का काम और बीपी घटाने का काम कुछ ग्रंथियाँ भी करती हैं, समझ में आया। अब बीपी घटाने का काम कौन करता है, थायराइड ग्रंथि। यहाँ गर्दन के ऊपर पाया जाता है थायराइड ग्रंथि। क्या पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि। यहाँ गर्दन के ऊपर कौन सा ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि। इसमें से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन। ये आपको ग्रंथि चैप्टर में बढ़िया से बताएंगे। थायरोक्सिन कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जब निकलता है ना तो बीपी को क्या कर देता है, घटा देता है। क्या करता है, घटा देता है। और यहाँ किडनी के ऊपर पाया जाता है अधिवृक्क ग्रंथि, ब्रिक। किडनी को क्या कहता है, ब्रिक, और ब्रिक के पाया जाता है अधिवृक्क। अरे ब्रिक के ऊपर क्या पाया जाता है, अधिवृक्क। इसी को कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि। अंग्रेजी में कहते हैं एड्रिनल, क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि। और हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। इसमें से निकलता है एड्रीनिल हार्मोन। क्या, कौन सा हार्मोन, एड्रीनिल हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एड्रीनिल हार्मोन। ये बीपी को बढ़ा देता है। क्या करता है, बीपी को बढ़ा देता है।
तो किडनी के ऊपर कौन सा ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। और एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन? एड्रीनिल हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रीनिल हार्मोन। एड्रीनिल हार्मोन बीपी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो इसको कहते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन। कैसा हार्मोन? लड़ो उड़ो हार्मोन, क्योंकि ये इमरजेंसी के समय रिलीज होता है। आप बताइए आपको गुस्सा क्यों आता है? जब बीपी हाई होगा। और बीपी हाई होने के लिए यहाँ से एड्रिनल ग्रंथि से जब एड्रीनिल अनाधून निकलेगा तो आपका बीपी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और जब हाई हो जाएगा तो आप गुस्सा में आइएगा, कौन बोला है रे, कौन कर गया? पहले बोला इधर, अब मारेंगे एकदम एक मुक्का में, उसको तारा दिखा दीजिएगा। कोई दिक्कत है? तो लड़ो उड़ो हार्मोन किसी को आ जाता है? एड्रिनल हार्मोन को। किसको? एड्रिनल हार्मोन को। ये कहाँ? एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। किस ग्रंथि से? एड्रिनल ग्रंथि से। तो ये बीपी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। बीपी को क्या करता है? बढ़ा देता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये इमरजेंसी के वक्त निकलता है। जब कहीं लड़ाई झगड़ा होगा तभी निकलेगा, हमेशा नहीं निकलेगा। समझ में आया? तो ये लड़का लड़की दोनों में निकलता है। समझ में आया? लेकिन लड़का को गुस्सा ज़्यादा आता है लड़की की अपेक्षा। देखे कि नहीं? आपके घर में मम्मी को गुस्सा कम आता होगा, लेकिन पापा को बाल ले। तो अगर गुस्सा आ गया तो बुलाओ, कौन है? बुलाओ, पहले डंडा लाओ। डंडा मंगा के बढ़िया से थूर देते होंगे। तो पापा का गुस्सा क्या होता है? ज़्यादा आता है, लेकिन मम्मी को कम आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्दन में पाया जाता है थायराइड ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि क्या करता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। ये बीपी को क्या कर देता है? घटा देता है। क्या कर देता है? घटा देता है। अब घटा देता है तो इसमें से थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा तो बीपी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और इसमें से एड्रेनल हार्मोन निकलेगा तो बीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आज बताइए, महिला के अंदर जो थायराइड ग्रंथि होता है, थायराइड ग्रंथि बचपन में सबका एक जैसा होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबका कैसा होता है? एक जैसा रहता है। लेकिन जब जैसे जैसे जब आदमी बड़का होता है तो युवा अवस्था में आता है, यंग अवस्था में, तो जब जवान होता है तो महिलाओं का जो थायराइड ग्रंथि है वो सुरक्षित रह जाता है। कैसा रह जाता है? सुरक्षित रह जाता है। इसीलिए उसका आवाज़ कैसा रहता है? एकदम सुरीला रहता है, बांसुरी के जैसा। समझ में आया? लेकिन पुरुष का थायराइड ग्रंथि फट जाता है, इसीलिए उसका आवाज़ फाटल बांस जैसा हो जाता है। एकदम भारी आवाज़ हो जाता है। तो पुरुष का आवाज़ कैसा हो जाएगा? भारी, एकदम फाटल बांस जैसा, क्योंकि उसका थायराइड ग्रंथि क्या हो गया? फट गया। जब थायराइड ग्रंथि फट गया तो क्या उसमें से बढ़िया से थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा? तो क्या उसका बीपी कम रहेगा? इधर से एड्रेनल हार्मोन निकलेगा तो उसका बीपी ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। समझ में आया? जबकि महिला में थायराइड ग्रंथि क्या रह जाता है? सेफ रह जाता है, तो उसका आवाज़ मीठा रह जाता है, उसमें से हमेशा थायरोक्सिन हार्मोन निकलते रहता है, इसीलिए उसका बीपी हमेशा क्या रहता है? लो रहता है। समझ में आया? एक और रीजन है बीपी लो होने का। हम लोगों में जो अभी ब्लड बताएंगे तो हम लोगों में ब्लड कितना पाया जाता है? 5.5 लीटर। पुरुष में ब्लड कितना पाया जाता है? 5.5 लीटर। और महिला में कितना पाया जाता है? 5 लीटर। आधा लीटर क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। क्यों? ताकि वो दूसरे का ब्लड पी सके। अरे अंदर जगह रहेगा खून तभी ना चूसेगी दूसरे का। इसका रीजन दूसरा होता है। समझ में आया? उसका रीजन ही हम बताएंगे, इसका रीजन ही नहीं है, इसका रीजन दूसरा है। समझ में आया? ये हंसी मजाक के लिए बोल दिया गया। ऐसा नहीं है कि जाके खून पीती है किसी का। समझ में आया? अब इसका रीजन दूसरा होता है। यहाँ देखिए, तो शरीर में, महिला के शरीर में पहले ही से ब्लड क्या है? कम है। तो जब शरीर पहले ही से मतलब ब्लड कम है तो क्या प्रेशर बढ़िया से बनेगा? इसलिए भी उसका बीपी क्या होता है? लो होता है। लेकिन पुरुष में बीपी हमेशा हाई रहता है, इसका ब्लड भी ज़्यादा है, उसके बाद से थायराइड ग्रंथि भी खत्म हो गया है, इधर से एड्रेनल हार्मोन बढ़िया से एड्रेनल हार्मोन अपना छोड़ रहा है, इसीलिए उसका बीपी क्या हो जाता है? बहुत तेज हाई होता है। तो पुरुष को गुस्सा क्या होता है? ज़्यादा आता है, लेकिन महिला का गुस्सा कम आता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? ये बीपी घटना बढ़ना, इसमें कोई दिक्कत है? अब घर पे किसी को बीपी का प्रॉब्लम होगा, अगर लो बीपी है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लो बीपी है तो उसको क्या कीजिए? नमक पानी चीनी घोल कर पिला दीजिए, हो जाएगा। लेकिन हाई बीपी है तो कब वो अपने से उपचार मत कीजिएगा, तुरंत लेकर डॉक्टरी भागिएगा। समझ में आया? उसका एक ही, अगर इमरजेंसी ज़्यादा सीरियस हो गया है तो आपको बता दिए, अंगूठा के नीचे क्या कर दीजिए? चीरा मार दीजिए, कहीं ना कहीं से काट दीजिए, कुछ ना कुछ खून निकालना चाहिए। शरीर से खून निकल जाएगा, बीपी ऑटोमेटिक आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अरे पाइप में लीकेज हो जाएगा तो क्या प्रेशर बनेगा? बोलिए, कोई क्वेश्चन है? आगे बढ़ें। हम लोग पढ़ते हैं अब किसके बारे में? ब्लड के बारे में। किसके बारे में? ब्लड के बारे में। ब्लड को ही कहा जाता है रक्त, खून, लहू, रुधिर, ये सब उसी का नाम है। समझ में आया? हिंदी मीडियम वाला कहाँ पीछे हो जाता है? एक चीज का 75 को नाम है, बताओ ना। रक्त, खून, लहू, रुधिर, 13 को नाम दिया है। इंग्लिश मीडियम वाला ब्लड, आई एम ऑल्सो नोन एज ब्लड, ओनली वन ब्लड। वो केवल ब्लड के बारे में जानवे करेगा, किसी और चीज के बारे में जानता ही नहीं है, ओनली ब्लड। उसको कहिएगा रुधिर तो कहेगा व्हाट इज रुधिर? I don't understand what are you saying? Please tell me in English. सीबीएसई वाला बोलता है। समझ में आया? उस सीबीएसई वाला देखिए बकलोल काहे हो जाता है सीबीएसई वाला, क्योंकि उसको एक चीज़ पता है। लेकिन हिंदी मीडियम वाला उस सब चीज़ के बारे में पढ़ेगा, ब्लडों के बारे में जानता है, रक्त, खून, लहू, रुधिर सब के बारे में जानता है, लेकिन वो केवल और केवल ब्लड के बारे में जानता है। आई एम ऑल्सो नोन एज ब्लड, ओनली वन ब्लड, बस, दूसरा कुछ नहीं। कोई दिक्कत? तो ये क्या है? ब्लड। कोई दिक्कत है? ब्लड। ये कैसा उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक। आपको उत्तक चैप्टर 9th क्लास के दूसरा चैप्टर में उत्तक में आपको बताए होंगे। ब्लड कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक मतलब
कनेक्टिंग टिश्यू, पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखने वाले टिश्यू को क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू। जैसे हड्डी बताइए, पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखा है कि नहीं रखा है? रखा है। खून पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखा है कि नहीं रखा है? रखा है। तो ये सब किसमें चले आएंगे? संयोजी ऊतक। किसमें? संयोजी ऊतक। कोई दिक्कत है? तो ये क्या हो गया? संयोजी ऊतक का है। इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। समझ में आया? जैसे आपको ऊतक का जब बताए होंगे तो ऊतक का अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। कोशिका पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार ये ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी, या इसको हेमेटोलॉजी भी कहा जाता है। दोनों नाम है उसका। कोई दिक्कत है? तो ये ब्लड का अध्ययन है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसको पंप कौन करता है? ब्लड को पंप कौन करेगा? कौन करेगा? हृदय यानी कि हार्ट। और इसको शुद्ध कौन करेगा? फेफड़ा। और इसको छानने का काम कौन करेगा? किडनी। कौन करेगा? किडनी। इसको छानने का काम कौन करेगा? किडनी। ये जो किडनी है यही ब्लड को क्या करता है? छानता है। क्या करता है? छानता है। डायलिसिस माध्यम से। किससे? डायलिसिस। डायलिसिस माध्यम से ये क्या करता है? ब्लड को छान देता है। क्या करता है? छान देता है। तो कहेगा ब्लड को छानने का काम किसका है? किडनी का। ब्लड को शुद्ध करने का काम किसका है? फेफड़ा का। ब्लड को पंप करने का काम किसका है? हृदय का। सब अपना अपना जिम्मेवारी लेकर बैठा हुआ है। आपको जैसा बेरोजगार नहीं घूम रहा है वो सबके पास अपना अपना काम है अंदर। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।